नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होकर रहेगा और मस्जिद के तहखाने का राज भी खुलकर ही रहेगा। मस्जिद के अंदर कैमरा जाएगा, एक एक जगह जाएगा, बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएगा, तहखाने का ताला भी खुलेगा और चाबी नहीं होगी तो ताला तोड़कर सर्वे का काम पूरा होगा। आज वाराणसी के कोर्ट ने दो टूक बिल्कुल क्लियर फैसला दे दिया। कुछ भी हो, सर्वे होकर रहेगा ज्ञानव्यापी परिसर का, और यह भी एक निश्चित अवधि में। रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे करना है। किसी भी स्थिति में सर्वे की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। कोई भी पक्ष सहयोग करे न करे, कैमरा चलेगा, सर्वे होगा। सर्वे का काम कब तक पूरा करना है, कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोर्ट ने इसके लिए भी तारीख मुकर्रर कर दी। 17 मई तक सब कुछ हो जाना है और जो इस सर्वे की राह में रोड़ा बनेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब यह साफ हो गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखानों में क्या है, बंद तालों के पीछे क्या है, क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, एक एक सच सामने आकर रहेगा। और अजय मिश्रा जो हैं वह एडवोकेट कमिश्नर भी बने रहेंगे, जिनको लेकर दूसरे पक्ष ने मांग की थी कि इन्हें हटाया जाए। हालांकि कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह के रूप में अजय कुमार मिश्र की मदद के लिए एक असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, वाराणसी प्रशासन को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि ये पूरी कार्रवाई की निगरानी करें। ये आदेश है उनके ऊपर, और कोई भी सर्वे का विरोध करता है, रोड़ा अटकाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के इस फैसले को सहर्ष मान लेगा। कुछ मुस्लिम नेता ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले को बाबरी मस्जिद का रिप्ले बता रहे हैं। कह रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा अयोध्या में हुआ था। सवाल है, क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं को कोर्ट पर, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? इस पर हम कुरुक्षेत्र में बहस शुरू करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं आज अदालत के इस बहुत सख्त फैसले पर मुस्लिम समुदाय की ओर से किस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मामला चल रहा है वो बाबरी मस्जिद का रिप्ले हो रहा है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ है वो सेम वही हो रहा है। और बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, जजमेंट दिया है, सेम वही होने जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी। और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से संयोजित तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया और फिर उस पर जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को हर्ट करने वाला था। हम ये मानते हैं कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो मस्जिद रहती है। बाबरी मस्जिद आज भी है और क़यामत तक रहेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ में जो कुछ होगा या होने जा रहा है वो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो देश के कानून के मुताबिक है, लेकिन इस्लामिक रूप से वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जिस तरह से इस मुल्क में रोज़ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए नए नए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, इसमें अगर अदालत ने ईमानदाराना तौर पे एक्शन लेना शुरू किया तो इनकी सारी हवा निकल जाएगी। क्योंकि जो एजेंडा आरएसएस और हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह के हैं, वो अज़ाइम इस मुल्क को तोड़ने वाले हैं, इस मुल्क को जोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना, कोर्ट का फैसला बड़ा साफ है। कोर्ट ने ये आज जो फैसला दिया है या इसके बाद जो 17 तारीख दी है, इसमें कहीं भी कोर्ट को यह तय नहीं करना है कि ये मस्जिद थी या मंदिर था। ये बहुत आगे की बातें, अगर वहां तक पहुंचेंगे भी, कोई पहुंचाना चाहेगा तो। अभी तो केवल वहां की वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए गए। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रहमानी साहब, स्वागत है आपका भी। विनोद बंसल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। साथ में रिजवान अहमद साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंटेटर हैं और एडवोकेट भी हैं। रिजवान साहब स्वागत। दानिश कुरैशी साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से। मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत रिजवान अहमद साहब आपसे करना चाहता हूं। कोर्ट को आज जो कुछ कहना पड़ा पहले तो वही अपने आप में बड़ी बात है। कोर्ट ने सबसे बड़ी फटकार तो लगाई पुलिस और प्रशासन को कि उन्होंने कहा कि आपने रुचि नहीं ली। अगर दूसरी तरफ से कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप पीछे हट जाते और आप कार्रवाई न कराते। तो अब उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि आपको करना है। और दूसरे ये भी कह दिया है कि अब हर जगह कैमरा जाएगा, ताला नहीं होगा तो ताला तोड़ करके जाएगा। इस हद तक अदालत को पहुंचना पड़ा, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। इस चीज को इसका जो जिम्मेदार मैं मानता हूं वो हालातों को मानता हूं, विपक्ष को मानता हूं
और हमारे मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, जो तथाकथित लीडर हैं, उनको मानता हूं। अगर पुलिस वहां पर अच्छा हुआ कार्रवाई नहीं करी, बहुत अच्छा हुआ, अगर कार्रवाई कर देती तो बड़े भाई मातम शुरू हो जाता। अच्छा हुआ पुलिस वापस आ गई, कोर्ट का ऑफिशियल डायरेक्शन हो गया, अब जो भी बोलेगा उस पर लाठी पड़ेगी, उस पर मुकदमा होगा, जेल में डाला जाएगा। यही चीज अगर उस दिन होती तो देखिए, ये आपको पता है, सेकुलर पार्टियां, सीपीआईएम, कांग्रेस, सपा, सब सीना पीट पीट के रोते कि भाई देखो हिंदुस्तान में तो जेनोसाइड की तैयारियां करी जा रही हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सिंगार गौरी से बात शुरू हुई थी। जी हाँ। आज से 7-8 दिन पहले हर आदमी कह रहा था भाई सिंगार गौरी के लिए कहा गया है, सिंगार गौरी के लिए कहा गया है। लो, ये भी अच्छा हो गया, ये चीज भी अब सामने आ गई कि नहीं भैया वो पूरे के लिए कहा गया था। होता यह है कि मामले को उलझाने के लिए क्या कोर्ट अपने स्टैंडिंग स्पीकिंग ऑर्डर में एक एक बात नहीं लिखता कि तुम यहां भी जाओगे, तुम वहां भी जाओगे, तुम पीछे भी जाओगे, तुम आगे भी जाओगे। कोर्ट लिखता है वीडियोग्राफी करोगे। अब जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब पुलिस की कहीं दबिश पड़ती है तो यह नहीं कहा जाता कि दबिश में कि तुम ड्राइंग रूम में भी जाओगे, फिर किचन में भी जाओगे, फिर पीछे के स्टोर में भी जाओगे, फिर पीछे के वरांडे में भी जाओगे, छत पे भी जाओगे। अब जो आदमी या तो जिसमें समझना हो वो ऐसी बात करता है, जैसे हमारी कौम के लीडरान में समझ है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो अब वो हर चीज सामने आ गई और वीडियोग्राफी होगी। लेकिन सौरभ भाई, फिर अपनी बात खत्म करूंगा, एक कमबख्त बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। अब तो मैं वो नाम ले सकता हूं क्योंकि वो बाद में खुलासा हो गया था। खुलासा एनडी तिवारी साहब कह रहे थे डीएनए नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। आखिर में क्या निकला सबको मालूम है। इसी तरह यहां पर एक मुस्लिम पक्ष भी था जो अभी तक, कल तक कह रहा था वीडियोग्राफी नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। तो भैया एनडी तिवारी के मामले में भी कुछ दाल में काला था और यहां पर भी दाल में काला है। अच्छा, दाल में काला है, इसका आपको यकीन है। दानिश कुरैशी जी, जवाब दें आपकी बात का। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि रिजवान साहब जो बातें कर रहे हैं ना, उन बातों में कोई दम नहीं है। दूसरे नंबर की बात, आज अदालत ने जो मामला कहा कि कमिश्नर को जो और 2 लोगों को ज्वाइन करने की जो बात कही, दैट मीन्स इटसेल्फ कि कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल बॉक्स में आ गई, इसीलिए ये फैसला बदलना पड़ा। तीसरे नंबर की बात, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अदालत को इस बात की इतनी उतावल करने की क्या जरूरत थी कि अगर ताला नहीं खुलेगा तो ताला तोड़ दिया जाए, जबकि ताले की चाबी 2 चाबियां हैं, जैसा कि पेश किया गया, एक प्रशासन के पास है और एक इंतजामिया के पास है। अगर चाबी नहीं भी होती तब भी, सुन लीजिएगा, इत्मीनान से सुन लीजिएगा, अगर चाबी नहीं भी होती तब भी वापस मामला कोर्ट में जा सकता था, एक नया ऑर्डर दिया जा सकता था। तो मतलब क्या, किस तरीके का फ्लो ऑफ ये जो रिव्यूज आ रहे हैं, उससे खुद से आप देख लीजिएगा कि होगा क्या कि बाबरी मस्जिद के कोई कातिल नहीं निकले, आज तक कोई कन्विक्शन नहीं आया, किसने तोड़ी वो पता नहीं है। तो मामला यही है कि 1991 के कानून को साइड में रखकर इस तरीके से पूरे मामले को एंटरटेन किया जा रहा है, और उस पर ये रिजवान अहमद जैसे लोग जो सूफी बातें कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि अगर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो एनडी तिवारी की बात करने का क्या मतलब है इनका, मुझे लगता है कि थोड़ा सा संज्ञान इनको बढ़ाने की जरूरत है। रहेगी बात कौम की, तो कौम की आप फिक्र न करें, सुनिए मेरी बात, कौम की आप फिक्र न करें, अपने पीछे सिर्फ मोटी मोटी किताबों का कमांड बना लेने से कोई आलिम फाजिल नहीं होता है। अच्छा, आप भी अभी से ये कह रहे हैं कि कोर्ट की ये कार्रवाई, कोर्ट की ये सख्ती, इसको धीरे धीरे 91-92 के दौर में ले जा रही है। आप भी अयोध्या बाबरी याद दिला रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दबाजी है किसी ऐसी बड़ी बात की ओर ले जाना इसे? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वसीम रिजवी उर्फ त्यागी ने गुजरात का एक मामला वो कह दिया तो अभी उसी पे लगे पड़े हैं। अभी देख लीजिए भोजशाला के मामले सुनने में आ रहे हैं, दूसरी तरफ मथुरा का अपना मामला है। मुझे ये बताइए, इस देश में अदालतों के पास कोई काम ही नहीं बचा है क्या? एक काम ये करिए, औरंगजेब के ऊपर मास मर्डर के चार्जेस बना दीजिए, उसको 100-200 साल की सजा सुना दीजिए। आप कह रहे हैं अदालतें ये मामले एंटरटेन ही क्यों कर रही हैं? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, अदालतें संविधान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल काम कर रही है। अब किसी को ऐसा लगता है कि वो मुगलिया काल में जी रहा है, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वो जो कहेगा वही कानून है,
वो जो बोल देगा वही चलेगा, हिंदुओं पे जजिया कर लगेगा और इस्लाम का पोषण होगा, तो भाई ऐसी व्यवस्था अब इस देश में शेष नहीं है। ऐसे में चाहे वो राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो, वह संविधान के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल हो रहा है। उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण संविधान सम्मत ढंग से वहां के न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को, शाहबानों को कहीं से भी न्याय न देने का निश्चय करके बैठे लोग, ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को जो न्याय नहीं देते, जो हलाला के समर्थन पर आमादा है, ऐसे पाशविक कृत्यों में संलिप्त लोगों का समर्थन करने वालों से आप जो है संविधान के समर्थन की अपेक्षा कैसे करते हैं? अच्छा, ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई ये बीच में? दानिश जी, एक मिनट, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। क्या हो गया इतना याद करते हैं? दानिश जी, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अब जवाब देने के लिए आप ही बचे बाकी तीनों लोगों के लिए, आपको समय दूंगा पूरा। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए प्रेम जी। देखिए, तो अब जो है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया से अगर किसी भी, जहां पर हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर किसी भी प्रकार का आक्रांताओं ने कुकृत्य करके कोई वास्तु निर्मित की है और आस्था का भंग आज भी जारी है, आज भी अगर जो है ज्ञानवापी में हिंदुओं की आस्था को दमित करने का, कुचलने का, अपमानित करने का कुकृत्य जारी है, और अगर उसके लिए पूजा का अधिकार संवैधानिक ढंग से कोई मांगता है और न्यायालय उसके अनुकूल निर्देश देता है, तो उसके खिलाफ बातें लोग। अब आपने जो बात कही प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये फर्क समझ ही नहीं रहे हैं। अपेक्षा करेंगे? आपने जो बात कही, बहुत सारे लोग ये मामला समझ ही नहीं रहे हैं। मैं उनके लिए केवल ऑन रिकॉर्ड रख देता हूं, हमारे दर्शकों के लिए भी, और जो लोग कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे बाबरी मस्जिद जैसा हाल यहां बनाया जाने वाला है, जिसमें कुरैशी साहब भी शामिल हैं। यहां पर किसी ने, जो 5 महिलाएं अदालत के पास गई हैं, वो ये अपील लेकर के नहीं गई हैं कि हमारा मंदिर मस्जिद के नीचे पड़ा है, हमें हमारा मंदिर लौटाइए, इसीलिए नहीं गई हैं। वो गई हैं श्रृंगार गौरी मंदिर, और वो श्रृंगार गौरी मंदिर भी क्या, वो भी अवशेष ही हैं। उसकी पूजा साल में एक बार होती है। उन्होंने कहा हमें इसकी नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाए, और उस याचिका में ही बस उन्होंने इतना डाल दिया कि ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर हमारे देवी देवताओं के और बहुत सारे विग्रह मौजूद हैं, तो वो जहां जहां है हमें बता दिए जाएं और हमें वहां पर जाकर उनकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। कहीं भी एक उस याचिका में यह नहीं है कि ये मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। ये तो वीडियोग्राफी में जो कुछ आ जाएगा। वो महिलाएं केवल पूजा का अधिकार मांग रही हैं। कुरैशी जी, सौरभ जी, मुझे 10 सेकंड और दे देते। अच्छा कुरैशी जी, 1 मिनट, अगर ये इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो बोलिए प्रेम जी। बोल लीजिए, कोई नहीं। देखिए 1996 में महाशिवरात्रि के दिन मैंने स्वयं जो है श्रृंगार गौरी का अभिषेक किया। तब 365 दिन श्रृंगार गौरी का अभिषेक होता था। आप 1991 के एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट का बार बार उदाहरण देते हैं, तो आपने स्टेटस 1996 के बाद यानी 2004 में परिवर्तित किया। तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया? तत्कालीन श्रीमान मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। अब अगर उसको रिस्टोर करने का कोई मांग कर रहा है और न्यायालय अगर उस पर सर्वेक्षण दे रहा है, तो इसमें जो है गलत काम क्या हो रहा है मुझे बताइए। प्रेम जी, चूंकि आप वहां गए तो जरा बताइएगा। जैसे मैंने वो इंतजामिया कमेटी के जो सचिव थे उनको सुना, वो बार बार ये कह रहे थे कि श्रृंगार गौरी जो है वो तो बैरिकेड के बाहर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां वीडियोग्राफी कर लीजिए। तो अगर वो बैरिकेड के बाहर है तो वहां पूजा रोकी क्यों गई है? नहीं, वही तो कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव सरकार ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इरादे से 2004 में श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी। आप 1992 में बाबरी का विध्वंस हुआ, तब भी नहीं रोका गया है। वो 2004 में 12 वर्षों बाद आपने वर्शिप एक्ट जो है उसका तो परिवर्तन, उसका तो स्वयं उल्लंघन मुलायम सिंह यादव सरकार ने किया होगा। अब दूसरी बात, आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, विश्व की एक मस्जिद मुझे बता दीजिए भारत के अलावा जहां पर बुत हो, जहां पर चक्र हो, शंख हो, जहां पर मंदिर हो। आपका तो इस्लाम बार बार कहता है कि अगर किसी और धर्मस्थल को विवादित स्थान पर मस्जिद नहीं कायम की जा सकती। यहाँ तो मंदिर तोड़ा गया, इतिहास। चलिए हम उस पर आएंगे, पहले वीडियोग्राफी तो हो, ये विषय तो बाद के हैं जैसा मैंने कहा। इतना ही है ना ये तो चलिए प्रेम जी, मैं क्या कर रहा हूं, आपने भी कहा, मैंने वही बात की। इस वक्त तो केवल मामला उन महिलाओं के पूजा करने के अधिकार का है। दानिश जी जवाब दे दें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास विनोद बंसल जी। दानिश जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं
मैं उसी बात पे आऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मुलायम सिंह की सरकार ने किसी भी कानून का उल्लंघन करा है तो योगी की सरकार उसे कंटिन्यू रखेगी? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा नंबर 1 क्वेश्चन सौरव, मैं बंसल जी से भी पूछना चाहूंगा और ये वीएचपी के प्रवक्ता बैठे, इनसे भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस देश में भारत का नागरिक भारत की सरकार पे भरोसा करेगा या नहीं करेगा? करना चाहिए उसको, संवैधानिक तौर पे किया। हुआ क्या, 1992 में केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, बाबरी मस्जिद की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में दी। क्या हुआ उस एफिडेविट का? हम इसीलिए बार बार जो सवाल उठा रहे हैं ना, देखिए सरकार के नाम पर आप जिम्मेदारी से, मतलब आप एक मोब को खुली छूट देके जिम्मेदारी से हट जाएंगे कि ये दानिश चूक हो साहब, गई, फिर वो वही हो गया। प्रॉब्लम है। अब व्हाई आर यू टेकिंग इट दैट फार? एक छोटा सा मुकदमा लगा है, पूजा करने का अधिकार मांगने वाली महिलाएं हैं, इसको आप कहीं से कहीं क्यों ले जा रहे हैं? सौरभ साहब सुनिए, केंद्र सरकार का हलफनामा ये छोटी सी बात थी जिसकी कंडेम मैं पिटीशन आज के विषय की बात कर रहा हूं, मैं आज के विषय की बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना कि अदालत में सिंगार गौरी का या और कोई मामला बाबरी मस्जिद से जाके क्यों करें, क्योंकि हमने राज्य सरकार का रवैया उस वक्त भी देखा था, जब फैसला आया तब भी हमने देखा, केंद्र सरकार का रवैया देखा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बाउंडेड हैं 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? नहीं, ये प्रधानमंत्री को नहीं कहना है, ये अदालतों को कहना है। और ये मामला हाईकोर्ट के पास से जाकर के रिजेक्ट होके आया है। ये कह रहा हूं कि सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूं ये तो अदालतों को तय करना है, ये सरकारें थोड़ी तय करेंगी। अदालतों को तय करना है क्या? केंद्र सरकार और राज्य सरकार? नहीं। अगर एक मामला, सुनिए सर, अगर एक मामला अदालत में गया, ये मामला गया है बनारस की अदालत में, वहां पर चैलेंज किया गया उसको हाई कोर्ट ने कहा नहीं, जो लोअर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा, सर्वे कराइए। अच्छा चलिए मैं बताऊं, देखिए केंद्र सरकार का स्टैंडर्ड बताऊं। कल देशद्रोह के ऊपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तुरंत बाहर आए मामला लेकर, गाइडलाइन लेकर बाहर आए। क्यों बाहर आए? जब अगर अदालत ही फैसला कर रही थी तो आप खामोश रहते। सवाल यही है कि आपके स्टैंडर्ड ड्यूअल है सौरभ साहब। दिक्कत यहां है कि आप ईमानदारी से नागरिकों के साथ नहीं पेश आ रहे। प्रॉब्लम यहां है। सर एक सेकेंड, अब वो जो आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो सेडिशन को लेकर सुप्रीम, सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुनी। सेडिशन को लेकर जो अदालत ने कहा है और जो अदालत करने जा रही है, ये सरकार ने ये कहा है कि ये डोमेन पार्लियामेंट का है। ये पार्लियामेंट कोई सरकार बनाए या पार्लियामेंट उस कानून बनाए या कानून को वापस ले। आप जिस 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो उसके तहत कानून का पालन होगा या नहीं होगा उस पर बात हो रही है। कह रहे थे सौरभ, वो डोमेन सरकार का नहीं है। क्यों बोलेगी? सुनिए, अच्छा एक सेकंड, चले ठीक, समय चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं एक बार विनोद जी का, सर ब्रेक पर जाने से पहले विनोद जी का, आपने विनोद जी का भी नाम लिया था, एग्जांपल दिया। आपने ये पूछा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्यों बोलेगी, इसलिए सेडिशन का तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मामले अदालत में थे तो कल भी तो बोले थे, तो आज बोलने से क्यों बुरे इसका? चलिए ठीक, मैंने मुझे लगता है अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने की कोशिश की। विनोद जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो बात रेज करी, कभी जब एफिडेविट दिया तो बाबरी क्यों ढाई, और जो अभी जो है ना, 1 हो गया तो 2 हो गया तो 3 हो गया, तो वो क्या न्यायालय के पास समय नहीं है? बड़ी विचित्र बात है। अब देखिए, एफिडेविट तो केंद्र सरकार ने उस समय भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 1993 में, और ये कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पर कोई मस्जिद को तोड़ करके और मंदिर बनाया गया था, तो हम संपूर्ण भूमि हिंदू समाज को दे देंगे। उसके बाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। जब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए? भाई आपको भी नहीं जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जो है ना, केंद्र सरकार को, हिंदू को जमीन सौंप देनी चाहिए। लेकिन बात ये देखिए, ये मिस इंटरप्रिटेशन और जो कम्युनिकेशन जो करते हैं ना जी, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी ये नहीं कहता कि आपको जो है कोई सर्वे नहीं करा सकते। दूसरी बात ये भी है इसमें कि आप जो है ना, ये नहीं कह सकते कि आप आखिरकार इस काम को रोक दो और इस काम को कर दो, इस काम को पहले कर दो और इसको बाद में कर लो। ये चीजें जो है ना, ये नहीं चल सकती। आप इस तरह से जो है, आप ये कानून का उल्लंघन करके जी, और कोर्ट को नहीं रोक सकते आप उसको। देखिए, ये जो बात कर रहे थे मॉब की, आप देखिए मॉब किसने चलाया? जब कोर्ट कमिश्नर मस्जिद के बाहर पहुंचे तो किसका मॉब था जी, अंदर और बाहर? ये बात सही है, हिंदुओं का मॉब था क्या? और आप मुझे बताइए कि कोर्ट के काम में दखलंदाजी देने का अधिकार क्या आपको मुसलमानों को कोई विशेष अधिकार मिल गया है क्या? हमेशा जो है ना, जब भी कोई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, आप सीधा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, आप तो रोकने पर उतारू हो जाते हैं। ये चीज नहीं चलेगी। ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करने का अधिकार मांगने पर इस बात को बाबरी मस्जिद से जोड़ने का क्या अर्थ है, हम जानना चाहेंगे रिजवान साहब आपसे। जो लोग मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं कि देखो पहले तुम्हारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी और अब ज्ञानव्यापी की बारी है, क्या कहेंगे उनसे?
अब सौरभ भाई यहां मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं। आप थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं, मैं नहीं होऊंगा, मेरा प्रोग्राम नहीं है। बताएं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो मैं भी एज अ कमेंटेटर बहुत मोदी जी के शब्दों को पकड़ पकड़ के चलता हूं। तो मोदी जी ने ज्ञानवापी के बगली में मान के बात करें जहां वो भाषण दे रहे थे, और मैंने इस पे अपने मंच पे एक वीडियो भी डाला था। उन्होंने एक बार आक्रांता बोला था और 2 बार औरंगजेब का नाम लिया था। सौरभ भाई ऑन रिकॉर्ड है, उसी दिन मैंने शाम को अपने छोटे से नाचीज चैनल पे वीडियो डाला था कि मोदी के मुंह से बात निकली है तो दूर तक जाएगी। वहां खड़े होके मोदी औरंगजेब का 2 बार नाम ऐसे ही नहीं लेगा। पहली बात, मोदी ने कहा था कि अपने अपने टैक्स सब दुरुस्त कर लें, उसके 1 महीने बाद नोटबंदी हो गई थी। तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं मैं उनको फॉलो करता हूं और मन की बात भी पूरी सुनता हूं। दूसरी बात, अगर वहां पर वहां के मस्जिद के तहखाने में या दीवारों में अगर कुछ ऐसी आकृति या कुछ भी, अभी मैं उसका उदाहरण भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं, पर कुछ भी ऐसी चीज निकलती है जो इस्लामी संस्कृति से, इस्लामी तहजीब से, मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है, सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है, तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्लामी नजरिए से मुसलमान का नजरिया क्या है ये मुझे नहीं पता। मैं तो इस्लाम को फॉलो करता हूं, मुसलमान को फॉलो नहीं करता। इनको तो मैं जाहिलों की मंडली मानता हूं। अच्छा, बोलिए बोलिए। तो उस हिसाब से वहां पर जितनी भी आजान हुई वो मकरू, वहां पर अब तक जितनी भी नमाज पढ़ी गई वो मकरू, जितने रोजा इफ्तार हुए वो मकरू। गुनाह कर दिया, गुनाह अजीम। नहीं तो अगर वहां आकृतियां निकलती ये तो हैं, आप कह रहे हैं ना सौरभ रिजवान भाई साहब, अब politically ऐसे तो correct मैंने मत अभी हो। आपको बयान सुनवाया आज ही बाबरी मस्जिद के नीचे उसके अवशेषों में एएसआई को, बाकी तमाम एजेंसियों को जिन्होंने जांच की, वहां पर देवी देवताओं के, हिंदू मंदिरों के, जैन मंदिरों के, किसी ने कहा बौद्ध मंदिरों के, वहां पर अवशेष मिले थे। लेकिन आज भी मौलाना क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। हां, थोड़ा सा फर्क है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वहां पर जो मस्जिद की तामील हुई उसके नीचे से निकले, और यह आरोप लगा कि जब वो 6 दिसंबर की घटना हुई तो बहुत सी चीजें वहां पर डाल दी गई। वो मैटर फिर भी एज अ लॉयर, एज अ मैटर ऑफ एविडेंस, थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन था। ठीक है, लेकिन भाई यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां जमीन के ऊपर की बात हो रही है, जमीन के नीचे की बात नहीं हो रही। तो अगर वहां ऐसी चीजें निकलती हैं तो वहां पर जो नमाज है वो समझ लीजिए मकरू है। ठीक है। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, इस पर रिसर्च कर लीजिएगा और कल फिर प्रोग्राम करिएगा, मुझे बुलाइएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 में लिखा है, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का स्वरूप नहीं बदल सकता। सही। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 में था। कानून में व्यक्ति और स्टेट दोनों अलग मान्यता रखती हैं। स्टेट किसी को अपराध करने के लिए मौत की सजा दे सकता है, व्यक्ति नहीं दे सकता। आप कह रहे हैं कि अगर स्टेट चाहे तो स्वरूप बदल सकती है, नहीं बना सकता। स्टेट चाहे तो कर सकती है। जी सौरभ साहब क्या जी, यही खेल है इसमें। अच्छा, यही खेल है इसमें। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि वाराणसी में अदालत के आदेश को तामील कराने के लिए कल एक बार फिर कोशिश करेंगे। हरिशंकर जी, 6-7 तारीख को जो कुछ हुआ वहां पर अधिवक्ताओं के साथ और कोर्ट कमिश्नर के साथ, आपको उम्मीद है कि कल कम से कम वो काम हो पाएगा? देखिए, पिछली बार एक बड़ा कटु अनुभव हुआ, और ये अनुभव ये हुआ कि यहाँ कट्टरवाद के आगे कानून का राज फीका है। लोग संविधान और कानून की दुहाई देते हैं, परंतु वहाँ एक अजीब घटना हुई। कोर्ट कमिश्नर को अंदर जाना था और नमाज के बाद 2 या 3 आदमी ज़्यादा रह नहीं सकते। नमाज 1-1:30 बजे ख़त्म हो गई थी। 3:30 बजे
लोग आगे दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर जाने नहीं दिया। तो ये तो पूरा मखौल बनाया गया। अब आज जो आदेश आया है वो आदेश बड़ा क्लियर है, वो आदेश साफ साफ है कि पूरे मंदिर में, मैं उस परिसर को पूरा मंदिर बताता हूँ, इसलिए वह मंदिर था और मंदिर है, मंदिर के चिन्ह है, तहखाना है। और जब मैंने केस तैयार किया तो अपने केस में मैंने हर चीज़ लिखी है कि वह कैसे पूजा होती थी, भगवान शिव का वो स्थान कैसे है, स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से संस्कृत के श्लोक मैंने कोट किए हैं। ये साबित है कण कण भगवान शिव का है। और आपको एक चीज़ और बतला दूँ, 1936 में दीन मोहम्मद के केस में गवाहियाँ हुई थी, 16 गवाहों ने गवाही दी थी और कहा था वह पूजा करते हैं। और उस गवाही को हाई कोर्ट में अपील तो की गई, तो उस गवाही को किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। तहखाना की बात मैं आपको बताऊं, 1996 में एक कमीशन, एक सिविल सूट फाइल हुआ था, बाद में वो अदम पैरवी में खारिज हो गया, उसमें कोर्ट कमिश्नर गया था और वो जो कमीशन गया था उसको तहखाना खोलने की इजाज़त नहीं मिली। सरकार ने कहा ताला बंद है, हम खोल नहीं सकते हैं या खुलवा नहीं सकते हैं। और वो राज का राज आज तक दबा है। अब वो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता मानसिक रूप से बहुत व्यग्र और त्रस्त है। इस गुलामी की दास्तान को देखते देखते जहाँ जाइए वहाँ टूटा मंदिर, ऊपर से मस्जिद, तथाकथित मस्जिद का ढांचा, ये देश के सम्मान के और कल्चर के खिलाफ है। हरिशंकर जी, अभी आपने कहा, माफी चाहता हूं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने कहा कि आप उस पूरे परिसर को मंदिर ही मानते हैं, आप मस्जिद उसको मानते ही नहीं है। आप दो जगह के बारे में खास करके दो चीजों के बारे में खासकर बताइएगा कि क्या आप लोगों के पास मस्जिद के अंदर जाकर, अब आप ना मानिए लेकिन जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है वहां पर, उसके अंदर जाकर वीडियोग्राफी करने की तथ्य जुटाने, आपको ढांचा करिए। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए ढांचा कह रहा हूं, उसके अंदर जाकर वीडियोग्राफी करने की इजाजत है आपको? वहां आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अगर हिंदुस्तान का ऑर्डर है तो आप ये वरिष्ठ वकील हैं तो ये वकालत करें, ये फैसला ना करें कि वो ढांचा या मस्जिद है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का इसी तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया था। मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। आप ये बताइए, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। आप एंकर हैं, आप छोड़िए यार। मैं ये तय नहीं कर सकता ना सर, मैं ये तय नहीं कर सकता कि ये एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये मैं कैसे तय कर लूं? ये उसको मस्जिद नहीं, ये उसको मस्जिद मानते ही नहीं है, जब ये उसको मस्जिद ही नहीं मानते। बिल्कुल कोई उसको मस्जिद नहीं मानता, ठीक है, कोई उसको मंदिर नहीं मानता, ठीक है, लेकिन आज की डेट में बात तो पक्षों की है, दोनों की। तो आप एंकर हैं, आप न्यूट्रल बात करेंगे। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर, मैंने कहा क्या आप उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, अदालत ने आपको परमिशन दिया है, नहीं दी है, मैं ये पूछ रहा हूं। कह रहे हैं कि आप ढांचा कह दीजिए, मस्जिद मत कहिए, मतलब क्यों ढांचा कह दीजिए, क्यों ढांचा कह दीजिए? अरे सुनिए, अरे सर ऐसा कुरैशी साहब, मैं बाल की खाल नहीं निकालता, पूरे प्रोग्राम में उसको मस्जिद ही कहा है, मुझे मस्जिद कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं उसको मस्जिद नहीं मानता, मैंने कहा अच्छा बोल दीजिए उस स्ट्रक्चर के अंदर आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसको इतना ज्यादा मत बढ़ाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैन साहब, अब जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बहुत सीनियर है, हम सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं, सुन ले, अब सुन लीजिए, बोलिए। भाई मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। जैन साहब बोलिए। देखिए पद्मनाभ मंदिर का केरला में ताला खुला और वहां कमीशन गया, क्या किसी हिंदू ने विरोध किया? और वहां 7 ताले खुले, तो मंदिर है मस्जिद हो, वीडियोग्राफी हो सकती है, खुदाई होना ना होना एक अलग मुद्दा है, पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आप नहीं कह सकते कि ये इम्यून जगह है, ये प्रोटेक्टेड जगह है। और सुन लीजिए, जबकि 1936 में 1947 के पहले 1942 में अपील का फैसला हाई कोर्ट से हुआ, वहाँ तक ये बात साबित हुई कि यहाँ लगातार पूजा हो रही है।
जिस जगह पूजा हो रही है, अगर आपने ऊपर से ढांचा रख दिया, हमारे घर में घुसकर आपने अपने ढांचा रख के उसको मस्जिद कहने लग गए, तो भाई न कानून मानेगा न कोई मानेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई वक्फ है आपके पास? कोई वक्फ डीड है? बिना वक्फ डीड के मस्जिद बन जाएगी? कोई वक्फ डीड नहीं है। बिना वक्फ डीड के कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर वहाँ पूजा हो रही थी और माँ श्रृंगार गौरी की पूजा 1990 तक हुई है, जब यहाँ पर सेकुलरवादी और हिंदू विरोधी मुलायम सिंह का शासन आया, उस समय वह ताला लगवा दिया गया। नहीं, अच्छा, लगने के बाद ये बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे। जैन साहब, जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि याचिका में तो मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, वो है बैरिकेडिंग के बाहर, वहां जाकर के आप वीडियोग्राफी कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन मंदिर के मस्जिद के अंदर जाने की क्या आवश्यकता है? वहां क्या मिलेगा? शायद उन्होंने दावा पढ़ा नहीं है। दावा मेरे सामने रखा है, दावा मेरा लिखा हुआ है, मैं इसके एक एक लाइन को जानता हूँ। साफ तौर पर लिखा है कि विश्वेश्वर, आदि विश्वेश्वर का स्थान जहाँ पर है वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। माँ श्रृंगार गौरी से पूजा प्रारंभ होती है और शिव के पहुँचने के पहले माता की पूजा जरूरी है। तो माँ श्रृंगार गौरी पर माथा टेकते हैं और उसके बाद जो प्रिंसिप का पहले का 1900 समथिंग का मैप है, उस मैप में तारकेश्वर, महाकालेश्वर सारी जगह दिखाई गई है कि कहाँ का पूजा का स्थान है, और बीच में मस्जिद है, ढांचा खड़ा कर दिया गया। और तहखाने में आज भी मंदिर है। तो भाई ऐसा मैंने कई मस्जिद नहीं देखी कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने अगल बगल सब मस्जिद, नीचे मंदिर, अगल बगल मंदिर, और ऊपर आप आगे बैठ जाए और कहा भाई ये मस्जिद हो गई। अच्छा जरा सर, एक क्योंकि अंधा कानून जैन साहब हमारे पैनल में दानिश जी ही हैं जो कि विरोधी पक्ष से हैं, तो जरा उनकी बात सुन लें एक बार, आप उनका उत्तर भी दे दें। जी दानिश जी। देखिए सौरभ जी, अभी जैन साहब नहीं आए थे। एक मिनट जी, बोल लीजिए आप, जैन साहब बोलिए। मैं अगर कहिए तो दावे में सूट में जो प्रेयर है वो पढ़ के सुना दूं ताकि किसी पक्ष को कोई दिक्कत ना रहे। जाइए पढ़ लीजिए, जब सुन लीजिए प्रेयर क्या है। ये लोग बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली मां श्रृंगार गौरी तक है। डिक्री द सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन restraining defendants from imposing any restriction, creating any obstacle, hindrance or interference in performance of daily darshan puja, arti bhog and observance of rituals of devotees of goddess Maa Shringar Gauri at a sthan of Lord Adi Visheshwar, पूरा सेंटेंस समझिएगा, along with Lord Ganesh, Lord Hanuman, Nandi ji and other visible and invisible deities within old temple complex situated at settlement plot number 9130। जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। ये भी आपने वो प्लॉट नंबर बताया जहां पर मस्जिद है अभी, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, जो ओरिजिनली मंदिर है। तो आपने कहा वहाँ विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा करना हम चाहते हैं, जहां वो जो प्लॉट नंबर ये है जिसको अभी मस्जिद कहा जा रहा है। ये ठीक है, एक उत्तर जैन साहब, समय सीमित है, एक जवाब गणेश जी का। देखिए सौरभ साहब, जैन साहब के आने के पहले हम यही चर्चा कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सिर्फ सर्वे है। आपने सुना जैन साहब ने जो प्रेयर पढ़ के सुनाई है अल्टीमेटली क्या है। अब आप मुझे बताइए कि कैसे वो वायलेशन नहीं है 1991 का वर्षगांठ, बताइए तो मुझे। और कहाँ, सुनिए, इतने से खत्म नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पूर्वजों का किसी ने कत्ल कर दिया है तो क्या मैं आज ले जाके चाकू ले जाके उसके विरासत में जो लोग हैं उनका जाके कत्ल कर दूं? ये रहेगा। सवाल ये है कि सुनिए, इस कानून को बनाने की जो वो है
सुनिए वो समझिए, आप समझिए कि क्यों बनाया गया ये कानून, ताकि इस देश की कम्युनल हार्मनी जो है ठीक है दानिश वो साहब, बनी रहे। दानिश साहब ने दो बड़े पर्टिनेंट पॉइंट उठा दिए। ठीक है, मैं चाहता हूं शॉर्ट में जवाब उनका। हाँ बोलिए रिजवान जी, बोलिए, फिर प्रेम जी, शॉर्ट में जी बिल्कुल शॉर्ट। पहला काउंटर जो दानिश भाई ने कहा किसी ने हमारा कत्ल कर दिया है तो क्या हमें सजा दोगे, वो बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। बनारस में लड़ाई लड़ी जा रही है सिविल प्रोसीडिंग की। सिविल प्रोसीडिंग में अगर आपके दादा ने किसी की जमीन मार ली है तो पोते को लौटानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, दानिश भाई ने कहा मस्जिद कहिए। अगर दानिश भाई को इस देश में मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो सुप्रीम कोर्ट का 1994 का वो इस्माइल फारूकी का ऑर्डर को चैलेंज करें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। चले ठीक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, प्रेम शुक्ला जी, उसको चैलेंज करिए। एक सेकंड, दानिश साहब ने ये भी कहा कि जैन साहब ने अभी जो सारा कुछ बताया, प्रेयर उनकी जो है अदालत के सामने, ये तो सीधा मस्जिद पर दावा है। नहीं, वो मस्जिद है ही नहीं। अरे यही तो मैं आपसे कह रहा था, और ये सिद्ध है। करेक्ट क्यों हो रहे हैं? वो सिद्ध है। अगर वहां पर हिंदू अवशेष है, सनातन अवशेष है, तो दावा करने में क्या प्रॉब्लम है? करिए दावा, आपको रोक कौन रहा है? एक सेकंड, हाँ प्रेम जी 10 सेकंड। जी, मैं दानिश कुरैशी जी से पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी इस्लामिक आलिम से, मुफ्ती से ये फतवा लाकर दिखाएं कि क्या जहां पर बुत पूजा जा रहा हो, वहां पर बुत पूजने की जहां परंपरा और बुत जहां मौजूद हो, क्या उसके सामने सजदा किया जा सकता है, नमाज पढ़ी जा सकती है? अच्छा सर, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन जैन साहब के आने से बहुत क्लैरिटी मिली है इस पूरे मुद्दे को लेकर। विनोद बंसल जी को मैं समय नहीं दे पाया सर, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आज समय बिल्कुल इतना ही था। जैन साहब आए तो उनसे मुझे जानकारियां जो मिली उस पर समय ज्यादा हमें देना उचित लगा। बहुत शुक्रिया लेकिन आप सब लोगों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।